स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल पे। आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है पर्सनालिटी इन ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट, जिसका हम बहुत ही मेजर रोल प्ले होते हुए देखते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। लाइक अगर मैं आपसे कहूँ कि हम रोज में ही इतने सारी पर्सनैलिटी के लोगों को फेस करते हैं। चाहे किसी की पर्सनैलिटी होती है बहुत एग्रेसिव है, किसी की पर्सनैलिटी होती है बहुत बहुत फ्रेंडली है, बहुत अच्छे से बात करता है, बहुत काम है। लेकिन हमें नहीं पता, हो सकता है कि कुछ उसकी पर्सनैलिटी हमें दिख रही हो, लेकिन कुछ उसके ऐसे फीचर्स हो कि वो हमें नहीं पता हो उसके बारे में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर डिफ्रेंशिएट करने की करती हैं, और हमारा जहाँ तक कुछ काम ईज़ी करती है, तो कुछ हमारे लिए टास्क को डिफ़िकल्ट भी बनाती है। तो आज हम इसके बारे में बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे। अगर मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करिए कि 2 एम्प्लॉइज़ हैं जो कि सेम ही क्वालिफ़िकेशन है, उनके पास एक्सपीरियंस भी सेम है, उनकी सैलरी भी सेम है, और वो जो पोस्ट है वो भी सेम है, दोनों जॉइन करते हैं। लेकिन 1 साल बाद पता चलता है कि एक जो एम्प्लॉयी है वो टीम लीडर बन जाता है, और जो दूसरा है वो एक तरीके से स्ट्रगल कर रहा होता है कलीग के साथ कि मैं कैसे कोऑर्डिनेट करूँ, मैं कैसे काम करूँ। तो इसके अंदर से हम क्या समझते हैं कि क्या डिफरेंस है? जब सब कुछ सेम है तो ऐसी क्या बात है कि एक तो बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रोथ कर रहा है, लेकिन दूसरा व्यक्ति तो अच्छा ग्रोथ कर ही नहीं पा रहा है। कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना उसके पीछे का। तो मेरे हिसाब से उसके पीछे का कारण सिर्फ पर्सनैलिटी है, और उसके साथ साथ कुछ और भी फैक्टर्स हैं। अगर मैं कहूँ, इट इज़ नॉट एन इंटेलिजेंट और नॉट अ टेक्निकल नॉलेज, इट इज़ अ पर्सनैलिटी। मतलब क्या समझ आ रहा है कि हमें क्वालिफिकेशन भी पता है कि उस व्यक्ति की सब दोनों की एक जैसी है, एक्सपीरियंस भी पता है हमें दोनों का एक जैसी है, हमें सैलरी भी पता है कि दोनों की एक जैसी है। लेकिन हमें क्या नहीं पता, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में नहीं पता कि दोनों की पर्सनैलिटी कैसी है, क्या क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से वो सोचते हैं, किस तरीके से वो काम करते हैं, किस तरीके से वो डील करते हैं विद डिफरेंट थिंग्स। तो एक तरीके से ये चीज़ें हैं जो कि डिफरेंस क्रिएट करती है। हम कैसे हैंडल करेंगे, हम कैसे प्रोग्रेस करेंगे, हम कैसे ग्रो होंगे, हमारी बॉन्डिंग कितनी अच्छी बनेगी, हमारे इंगेजमेंट कितने अच्छे रहते हैं, ये इन सब चीज़ों का इम्पैक्ट करती हैं। तो आइए हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। अब रॉबिन्स कहते हैं कि पर्सनैलिटी इज द सम टोटल ऑफ वेज इन विच एन इंडिविजुअल रिएक्ट एंड इंटरैक्ट विद अदर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पर्सनैलिटी उन सभी चीज़ों का एक तरीके से हम सम कह सकते हैं, जितने तरीकों से एक व्यक्ति दूसरों के साथ इंटरैक्ट करता है और बात करता है, रिएक्ट करता है किसी सिचुएशन पे। हो सकता है कि अगर मेरा कोई फ्रेंड कुछ मुझे बात बता रहा है, तो मुझे हो सकता है कि मुझे बहुत अच्छा लगे और मैं बहुत अच्छे से रिएक्ट करूँ। लेकिन हो सकता है कि अगर वो मेरे लिए फीडबैक दे रहा है, तो मैं एक तरीके से गुस्सा भी हो सकती हूँ उससे। तो एक तरीके से ये क्या दिखाता है, ये सिर्फ पर्सनैलिटी के हमारे डिफरेंट पार्ट्स दिखाता है, डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाता है। मैंने इसको एक सिंप्लीफाई करने के लिए एक कोट भी मेंशन किया है। आप मेरी मेरे साथ लिंक्डइन पे भी जुड़ सकते हैं एंड इंस्टाग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। अगर आपको कुछ डाउट होता है तो मैं बहुत खुश होंगी कि अगर मैं आपकी कुछ भी मदद कर पाती हूँ। मुझे जितना भी टाइम मिलता है अपने काम के बाद, तो मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है, इसलिए मैं हेल्प करने की कोशिश करती हूँ। आपका जैसा भी फीडबैक रहे आप मुझे ज़रूर बताना। और वहाँ पे कनेक्ट भी हो सकते हैं आप मुझे, वहाँ पे बहुत सारे हम टॉपिक्स भी डिस्कस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें भी मैं लेकर आती हूँ अपने चैनल के ऊपर, अपने अकाउंट के ऊपर। तो आप उसे देख के बहुत एक तरीके से अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने इस कोट के अंदर लिखा है, यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड द पीपल बिल्ड बिजनेस। इसका मतलब क्या हुआ, ये एक बहुत फेमस कोट है जो कि जिग जैगलर ने दिया था, और मैंने एक अपने इवेंट के टाइम पे जो कि मर्सिडीज बेंच का था, मैंने वहाँ पे सुना था। उधर हमारी मीटिंग के अंदर ये हुआ। उन्होंने इस कोट को उनका समझाने का मतलब ये था, और ये मुझे अभी तक मेरी मेरी एक तरीके से मैं कह सकती हूँ कि मेरी पर्सनैलिटी के अंदर या फिर मेरे थॉट प्रोसेस के अंदर इतना अच्छे से इम्बाइब है कि आप उसको जान पाओगे। अगर आप मेरे से बात करोगे तो आपको ये कोट बहुत अच्छे से फील होता हुआ दिखेगा। इस कोट का मतलब है कि यू डोंट बिल्ड अ बिजनेस, यू बिल्ड पीपल एंड द पीपल बिल्ड बिजनेस। इसका मतलब क्या है कि आप कोई बिजनेस नहीं बनाते, आप तो बिजनेस बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक किसी भी चीज़ की फाउंडर हूँ, तो मैं सिर्फ उसको स्टार्ट कर सकती हूँ, मैं उसके लिए इनिशिएटिव ले सकती हूँ, मैं थोड़े से रिसोर्सेज लेके आ सकती हूँ, मैं रिस्क ले सकती हूँ। लेकिन जितना काम है, लाइक मैं सभी व्यक्तियों का काम मैं अकेले तो नहीं कर सकती, लेकिन उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ कि मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी, राइटली क्वालिफाइड पीपल, मुझे ऐसे लोगों की ज़रूरत होगी कि वो व्यक्ति उनका वो काम कर पाए, उनके पास इतनी स्किल्स हो, उनके पास इतनी ट्रेनिंग हो, डेवलपमेंट हो कि वो ठीक से कर पाए। मैं उन लोगों को उस प्रकार की स्किल्स में ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड कर सकती हूँ, एक तरीके से उनको डेवलप कर सकती हूँ, मैं पीपल को बिल्ड कर सकती हूँ। देन पीपल, जो वो इतने सारे लोग हैं, वो मुझे हेल्प करेंगे कि मेरा बिजनेस बिल्ड होने पे। rather देन कि मैं सिर्फ सिंगली एज अ फाउंडर मैं सोचूं कि मैं कोई 50 करोड़ की कंपनी बना लूँ, तो मैं अकेले नहीं बना पाऊंगी, मुझे उसके लिए लोग चाहिए। और लोग भी कैसे, हमें उनको विद टाइम उनको पर्सनैलिटी उनकी मैं कह सकती हूँ, या फिर मैं कह सकती हूँ उनका एटीट्यूड, डिसीजन मेकिंग, इन सब के लिए उनकी स्किल्स से इससे रिलेटेड हमें बहुत सारी उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए कुछ कोर्सेज भी बताने पड़ेंगे, कुछ मैं कह सकती हूँ उनकी ट्रेनिंग भी करानी पड़ेगी, कुछ उन्हें अलग अलग चीज़ों से हमें इंसेंटिवाइज भी करना पड़ेगा।
तो ये कोट मुझे बहुत अच्छा लगता है और एक तरीके से ये हमारी पर्सनैलिटी भी दिखाता है। अगर मैं कहूँ कि ये कोट मैंने लिखा है और मेरी पर्सनैलिटी के अंदर इम्बाइब्ड है, तो ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि मैं रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो, मैं इस चीज़ पे भी फोकस करती हूँ कि प्रॉफिट तो मुझे इंक्रीज करना है, लेकिन उसके साथ साथ मेरा कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए विद पीपल, क्योंकि अगर मेरे पास लोग ही अच्छे नहीं होंगे, मैं अच्छे से काम नहीं कर सकती एट द एंड ऑफ द डे। एंड ऑल्सो हम ऐसे भी किसी को ट्रीट नहीं कर सकते कि हम सोचे कि 24 घंटे में से 24 घंटे व्यक्ति काम कर ले या फिर 22 घंटे काम कर ले। हमें एटलीस्ट कुछ ऐसा डिसीजन लेना चाहिए जिसकी वजह से व्यक्ति काम भी कर ले, उसकी पर्सनल लाइफ भी मेंटेन हो जाए और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम भी चले। क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो ज़्यादा दिन तक काम हो सकता है। अगर हम सोचें कि हम 24 घंटे में से 24 घंटे या फिर 22 घंटे काम करते रहें, तो हम अगले दिन इस कैपेबल भी नहीं होंगे कि हम 2 घंटे भी काम कर ले। ये चीज़ें डिफरेंस करती हैं छोटी छोटी, जो कि हमें एक तरीके से लीडरशिप पोजीशन की ओर ले जाती है, और जो कि मेरा विजन है। ठीक है, देन हम पढ़ते हैं कि पर्सनैलिटी का हमने जो किसी कोट के थ्रू या फिर मैं कह सकती हूँ किसी थिंकर के थ्रू दिया, मैंने आपको उस टर्म्स में समझाया। लेकिन अगर मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाऊँ ना कि पर्सनैलिटी होती क्या है, तो हम कह सकते हैं एक यूनिक कॉम्बिनेशन है हमारे थॉट्स का, हमारे इमोशंस का, हमारे एटीट्यूड का, हमारे बिहेवियर का, हमारी वैल्यूज़ का, जो कि एक पर्सन को दूसरे पर्सन से अलग बनाते हैं। अच्छा, अब ये सब कुछ हमारी चीज़ें अलग है, हमारा एटीट्यूड अलग है, हमारी वैल्यूज़ अलग है। हो सकता है किसी की वैल्यू ऑनेस्टी हो, तो हो सकता है किसी की वैल्यू रैशनल डिसीजन मेकिंग हो। उसको ऑनेस्टी से कोई मतलब नहीं है, उसको ये मतलब है कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा, जैसे होता है रूल ऑफ लॉ में फॉलो करूंगा। उसकी वजह से लेकिन होगा क्या, उसकी वजह से ये इन्फ्लुएंस करेंगे अपने कम्युनिकेशंस को, या फिर इनके ये जिसके भी साथ कर रहे हैं उसको, उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करेंगे, उनके सॉल्यूशंस को, जो भी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, वो किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं वो भी बहुत इन्फ्लुएंस होगा, और वो किस प्रकार से गाइड करते हैं, वो लीड करते हैं, वो भी चीज़ें इम्पैक्ट होंगी। देन हम पढ़ते हैं कि कंपोनेंट क्या है पर्सनैलिटीज के। लाइक मैं अगर आपको ब्रॉडली कैटेगराइज करने की कोशिश करूँ, तो कंपोनेंट है पर्सनैलिटी के 4 कंपोनेंट है: फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, साइकोलॉजिकल, सोशल एंड मोरल। फिजिकल से हमें क्या समझ आता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबा है, उसकी बहुत बॉडी है, या फिर मैं कह सकती हूँ उसका अच्छा एक तरीके से रूप रंग है, तो वो क्या दिखाता है, वो हमारे फिजिकल कैरेक्टर से दिखाता है पर्सनैलिटी की, कि इसकी डैशिंग पर्सनैलिटी है, हम कहते हैं ना कभी कभी। या फिर अगर मैं कहूँ कि कभी हम बात करते हुए कह देते हैं, अगर हमारे कोई फ्रेंड का कलर फेयर नहीं होता, तो हम उसको कह देते हैं कि तेरी तो पर्सनैलिटी एकदम खराब है, तूने तो उसकी लुक ही खराब कर दी। तो लेकिन अच्छी बात तो नहीं है, सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा ऑफेंड मत होना किसी भी चीज़ के लिए। सिर्फ तो ये हमारा क्या दिखाता है, ये हमारी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक दिखाता है। देन अब आता है हमारा साइकोलॉजिकल। इसका मतलब क्या है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, हमारे फैक्ट्स क्या हैं, हमारी वैल्यूज क्या हैं, हम किस प्रकार से डील करते हैं, वो सारी हमारी साइकोलॉजिकल के अंदर आती है। किस प्रकार से हम सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। देन आता है हमारा सोशल कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब क्या है कि हम किस प्रकार से सोशली मैसेज के लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, या फिर उनके साथ बातचीत कर रहे हैं, या फिर हमारे रिलेशन कैसे हैं, उस हिसाब से हम अपने आप को कैसे डेवलप कर रहे हैं। हो सकता है कि हमारे पेरेंटिंग इतनी अच्छी हुई हो, हमें ऐसा कल्चर मिला हो कि वो ज़्यादातर यूनिटी एंड ब्रदरहुड को प्रमोट करता है, तो हम ऐसे ही बात करते हैं, हम ऐसे डिसीजन लेते हैं, हम ऐसे ही रहना पसंद करते हैं। हो सकता है कोई ऐसे भी इतने टफ इन्वायरमेंट पर रहा हो जिसको लगता हो कि अगर मैं शेयर करूंगा तो मेरे रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। बहुत सारी चीज़ें जो कि डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं। तो एक तरीके से सोशल कैरेक्टर इन द सेंस कि जो सोशल वाले इम्पैक्ट है, सोशल वाले हमारे फैक्टर्स है, वो किस प्रकार से इम्पैक्ट कर रहे हैं हमें। ठीक है। फिर आता है मोरल। मोरल इन द सेंस कि बेसिकली हमारे वैल्यूज, एटीट्यूड, बिहेवियर, इन सब चीज़ों के कारण ये हमारे इम्पैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरा बिलीव है कि अगर हम काम करते हैं तो हमें उसका ज़रूर रिवॉर्ड मिलता है किसी ना किसी फॉर्म के अंदर। लेकिन अगर किसी का बिलीव ही ऐसा है कि हम कितना भी काम कर लें, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट तो हमें अंडर रिवॉर्ड ही करती है, तो इन द सेंस कि अगर उसे अच्छे से रिवॉर्ड भी किया जाएगा या फिर उसको कुछ इंसेंटिवाइज भी किया जाएगा, तब भी वो थोड़ा अंडर सेटिस्फाई ही रहेगा, क्योंकि वो कंपेयर कर रहा है। या फिर हम कह सकते हैं कि वो मतलब रैशनल जो बेस है उसको नहीं ले पा रहा है। तो ये सारे कैटेगरीज हैं, या फिर हम कह सकते हैं ये सारे कंपोनेंट्स हैं, पिलर हैं, जो कि पर्सनालिटी को डेवलप करने में या फिर उसको कैटेगराइज करने में हमारी हेल्प करते हैं। हम इनके थ्रू उसको कैटेगराइज करके अच्छे से उसको समझ सकते हैं। देन मैंने एक इस फ्रेमवर्क को, जो कि पर्सनालिटी का फ्रेमवर्क है, हमने बेसिकली दो फ्रेमवर्क पढ़ने हैं, जो कि एमबीए में या फिर आप किसी भी मैनेजमेंट ऑप्शनल को या फिर मैनेजमेंट सब्जेक्ट को लेके कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जाते हैं, तो ये फ्रेमवर्क पूछे जाते हैं मोस्ट प्रोबेबली, और ये मेरे मेरे टाइम पे भी मेरे एग्जाम में आया था। इसके अंदर हम दो फ्रेमवर्क पढ़ेंगे। एक तो हमारा बिग 5 पर्सनालिटी ट्रेट है, और एक हमारा है मैकग्रीगर्स करके ब्रिक्स करके एक फ्रेमवर्क है, हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे।
तो बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल क्या बोलता है, ये ना एक साइंटिफिक फ्रेमवर्क है जो कि 5 ब्रॉड हमें डायमेंशंस देता है पर्सनैलिटी के, जो कि इन्फ्लुएंस करती है किस प्रकार से व्यक्ति सोचता है, बिहेव करता है, कम्युनिकेट करता है, परफॉर्म करता है इन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसलिए इन्होंने क्या करा, उन्होंने 5 कैटेगराइज करा, 5 कैटेगरीज लेकर आए, जो कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस फर्स्ट है, कॉन्शियसनेस, देन एक्स्ट्रावर्जन, देन एग्रीएबलनेस एंड देन जो लास्ट आता है वो हमारा आता है इमोशनल स्टेबिलिटी। अब इससे हमें क्या समझ आता है कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, कि मैंने यहाँ पे हाई एंड लो लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि एक बारी हम देखेंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई है, एक बारी हम देखेंगे ओपननेस टू एक्सपीरियंस लो है, एक बारी हम देखेंगे कॉन्शियसनेस हाई है, एक बारी हम देखेंगे कॉन्शियसनेस कम है। अब हमें इसमें से देख के क्या समझ आता है, ओपननेस टू एक्सपीरियंस अगर हाई है तो इसका हमें क्या समझ आता है कि व्यक्ति नई चीज़ों को सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है, या फिर इनोवेटिव है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी थिंकिंग है वो बहुत ब्रॉड है, उसके गोल्स बहुत अच्छे हैं, विजनरी है एक तरीके से। तो एक तरीके से ये हमारे ब्रॉड पर्सपेक्टिव को दिखाता है। लेकिन अगर ओपननेस टू एक्सपीरियंस छोटा है या फिर लो है, तो वो क्या दिखाएगा कि हम कुछ नई चीज़ें सीखना चाहते हैं, हम सिर्फ पुरानी चीज़ों के साथ अटैच रहना चाहते हैं, या फिर विद द टाइम हम चेंज नहीं करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम अपनी स्किल्स को रीस्किल नहीं करेंगे विद द टाइम, तो हो सकता है कि हमारी जो स्किल्स है वो ऑब्सोलेट हो जाए, लाइक उसकी इंडस्ट्री में डिमांड न रह जाए। ये इस चीज़ को दिखाता है। देन सेकंड आता है कॉन्शियसनेस। इसका मतलब यह है कि कॉन्शियसनेस अगर हाई है या फिर लो है। कॉन्शियसनेस, अगर मैं आपको कहूँ कि मैं बहुत कॉन्शियस हूँ अपने गोल्स को लेके, अगर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हूँ अपने गोल को लेके, तो मैं उसके लिए काम भी करूँगी कि मैं उन गोल तक किस प्रकार से पहुँच सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बहुत मेरा जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो बहुत कम है, तो ये क्या दिखाता है कि मैं चाहती तो हूँ कि मेरे गोल्स अचीव हो जाए, लेकिन मैं उनके लिए काम नहीं कर रही, या फिर मैं ये सोच रही हूँ कि ठीक है हो जाएगा, विद टाइम हो जाएगा, अपने आप हो जाएगा। एक तरीके से मेरा नेगलेक्टिंग बिहेवियर को दिखाता है। अब जब भी आप इसका आंसर लिखोगे तो आपको सिर्फ ये पॉइंट्स नहीं मेंशन करने हैं आपको। जैसे ओपननेस टू एक्सपीरियंस आपने लिखा, तो उसके नीचे आप लिखोगे कि ओपननेस टू एक्सपीरियंस हाई है। देन हाई होगा तो फिर क्या क्या इम्पैक्ट होंगे, क्या क्या उसके मतलब फीचर्स रहेंगे, एंड लो होगा तो उसके क्या क्या फीचर्स रहेंगे। आपको इस प्रकार से उसको डील करना पड़ेगा। देन कॉन्शियसनेस आप लिखोगे, तो उसके बाद आपको बताना पड़ेगा अगर कॉन्शियसनेस हाई है तो उससे क्या होता है, अगर कॉन्शियसनेस लो है तो उससे क्या होता है। आप इस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे। देन हमारा आता है थर्ड पॉइंट, एक्स्ट्रावर्जन। इसका मतलब क्या है कि हम कितना अच्छा फील करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करते हुए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को मेरा एक्स्ट्रावर्जननेस हाई है, तो इसका इसका मुझे समझ के आता है कि मैं बहुत खुश होती हूँ मैं लोगों के साथ कनेक्ट करके, मुझे अच्छा लगता है लोगों से बात करके। तो एक तरीके से ये मेरा क्या दिखाता है कि मेरा फ्रेंडली बिहेवियर है, मैं ओपन हूँ नई चीज़ सीखने के लिए, मैं लोगों से बात कर रही हूँ, समझ रही हूँ, उनकी चीज़ों को अडॉप्ट कर रही हूँ, मैं अपने पर्सपेक्टिव को ब्रॉड कर रही हूँ। लेकिन अगर ये कम होगा तो क्या दिखाएगा कि मैं किसी और का डिसीजन सुनना ही नहीं चाहती। लाइक मेरी जो थिंकिंग है मुझे, मैं उसको वहीं तक ही रख रही हूँ, मैं नई चीज़ नहीं सीखना चाहती। देन उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, जो कि है एग्रीएबलनेस। एग्रीएबलनेस वो क्या दिखाता है, अगर एग्रीएबलनेस हाई है या फिर लो है, वो क्या दिखाएगा, एग्रीएबलनेस अगर हाई है मतलब क्या, कि हम कितनी जल्दी कितने लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं, या फिर हम कुछ कुछ व्यक्तियों का ऐसी पर्सनैलिटी भी होती है कि आप उनको कितने भी अच्छे सॉल्यूशन देने की कोशिश कर लो, कुछ भी आप उनको ऑफर करने की कोशिश कर लो, वो उनको लगता है कि नहीं, इसने कुछ ऐसा ही डिसाइड किया होगा जिसकी वजह से इसको फायदा हो रहा हो, हमें नहीं हो रहा हो, लाइक बायसेस रहे होंगे। तो ये उनका पर्सनल परसेप्शन है। ये अगर हमारी एग्रीएबलनेस ज़्यादा है तो ये क्या दिखाता है, हो सकता है कि कभी कभी ये भी दिखाए कि एग्री, हम तो बहुत जल्दी लोगों के साथ सहमत हो जाते हैं। मतलब इसका समझ क्या आ रहा है कि आप खुद नहीं सोच रहे कि ये ठीक है कि गलत है, आप दूसरे की बात में हाँ कह रहे हो। लेकिन कभी कभी ये भी दिखाता है एक तरीके से कि हम सभी लोगों को ध्यान में रखते हुए डिसीजन मेकिंग करने के लिए तैयार हैं, हम उस तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन अगर ये लो होगा तो ये क्या दिखाएगा कि हम मतलब इन बिटवीन बेसिकली ऑब्स्टिकल क्रिएट कर रहे हैं, और जिसकी वजह से हमारी जो टास्क है या फिर और भी चीज़ें हैं वो एक तरीके से डिले हो रही हैं। देन आता है हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इमोशनल स्टेबिलिटी अगर हमारी हाई होगी, इसमें आपको रिवर्स करके पढ़ना है। अगर इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी हाई होगी या फिर लो होगी, अगर इमोशनल स्टेबिलिटी आपकी लो हो गई तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के साथ कंपैशन भी है आपका, आप उनकी बात को समझ पा रहे हो, सिंपैथेटिक भी हो आप उनके लिए, जो उनकी नीड है या फिर वो आपको जो समझाना चाह रहे हैं आप एक तरीके से ओपन हो, उनके पास समझ रहे हो। लेकिन अगर ये हाई होगी इमोशनल इंस्टेबिलिटी, इसका मतलब क्या आएगा कि आप सिर्फ रैशनल डिसीजन मेकिंग कर रहे हो, आपको जो सामने वाला व्यक्ति कुछ भी कह रहा है आपको उससे कोई मतलब नहीं है। लाइक इन द सेंस कि क्या समझ आया, कि आपको ये लगता है कि
जो ठीक है, जो रूल के अकॉर्डिंग ठीक है, सिर्फ वही ठीक है। लेकिन कभी कभी हमें ऐसा होता है कि उन डिसीजंस को चेंज करना पड़ता है विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द डिफरेंट सिचुएशंस। तो आप उस चीज़ में ओपन नहीं रहेंगे, आप उस चीज़ में थोड़े से लैक करेंगे, या फिर आपको कम उसमें ट्रेड्स दिखने को मिलेंगे। देन जो हमारा नेक्स्ट मॉडल है ना, वो है हमारा ब्रिक्स का, जो कि ब्रिक्स का मॉडल है। वो क्या करते हैं, वो चार पार्ट्स के अंदर उसको कैटेगराइज करते हैं, जिनकी वजह से 16 पर्सनैलिटी डिफरेंट बनती है। चार पार्ट्स की वजह से हमारी 16 डिफरेंट पर्सनैलिटी बनती है। अब वो हमें बताते हैं, कुछ लोग होते हैं एक्स्ट्रावर्जन, कुछ होते हैं इंट्रोवर्जन। इसका मतलब क्या हुआ, इसके अंदर भी आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर ये जैसे हेडिंग लिख के आप लिखोगे एक्स्ट्रावर्जन, देन उसके बाद आपको बताना पड़ेगा कि अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रावर्जन है तो वो एक तरीके से इसकी वजह से उसको क्या फायदा मिलता है, या फिर ये उसकी क्या पर्सनैलिटी को दिखा रहा है। आपको ये कुछ टर्म्स लिखने पड़ेंगे। देन आप इंट्रोवर्जन बताते हो तो आपको उसका भी लिखना पड़ेगा। तो एक्स्ट्रावर्जन के हमने क्या देखा कि अगर कोई व्यक्ति एक्स्ट्रावर्जन है तो वो बहुत ओपन है, वो दूसरे से बहुत बात करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि दूसरे से नई चीज़ सीखता है, लोगों से घुल मिल के रहता है। एक तरीके से ये वो पर्सनैलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन कोई इंट्रोवर्जन इन द सेंस कि वो खुद में ही खुश रहता है, या फिर हम कह सकते हैं कि उसको अकेला रहना पसंद है। कुछ इस तरीके की पर्सनैलिटी आ जाती है। फिर हमारा होता है, एक होता है हमारा सेंसिंग, एक हमारा होता है इंट्यूशन। सेंसिंग इन द सेंस कि जो हमें देख के समझ आ रहा है, लेकिन इंट्यूशन इन द सेंस कि जो हम लॉजिक लगा के सोच पा रहे हैं। अगर हम इंट्यूशन के साथ काम करेंगे तो हमारी रैशनल डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। जो भी हमने काम किया है वो एक तरीके से ऑथेंटिक होगा, हमारी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो पाएगी। लेकिन एक तरीके से हम सेंसिंग, कि हम सेंस कर रहे हैं, लोगों के हिसाब से सोच के कर रहे हैं, एक तरीके से देख के कर रहे हैं। तो हो सकता है कि किसी किसी इंडिकेटर के अंदर हमारे कुछ कुछ डिसीजन के अंदर एक तरीके से हमारे बायसेस आ जाए। देन नेक्स्ट आता है थिंकिंग एंड फीलिंग। इसके अंदर से हमें क्या समझ आता है, फीलिंग हमारी क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सोचूं कि मैं दूसरे क्या फील करें, उस हिसाब से मैं डिसीजन ले रही हूँ, तो हो सकता है वो डिसीजन तो ठीक ही ना बैठे, क्योंकि मैंने तो उसको ऐसा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव लेकर सोचा ही नहीं है कि उसका आगे जाके क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। मैंने तो सोचा, फॉर एग्जाम्पल, मेरे दोस्तों ने बोला कि तू इस ड्रेस के अंदर बहुत अच्छी नहीं लग रही है, खराब लग रही है। लेकिन मैंने तो ये सोचा ही नहीं कि इस ड्रेस के अंदर मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही, और मैंने उसको चेंज कर लिया। फिर मेरी नज़रों में वो ड्रेस ही खराब हो गई, मेरे को कभी भी पहनने का उसका होता है तो मैं सिर्फ यही सोचती हूँ कि सबने मुझे बताया था कि ये ड्रेस खराब है, या फिर मैं उसमें अच्छी नहीं लगती। तो एक तरीके से मेरी फीलिंग सेट हो गई है उस ड्रेस के साथ कि उस ड्रेस में मैं अच्छी नहीं लगती। चाहे मैं अच्छी लगती हूँ चाहे ना लगती हूँ, लेकिन मैंने उसको खुद नहीं सोचा कि इस ड्रेस के अंदर दिक्कत क्या है, या फिर मुझे अगर लोग बोलेंगे कि लोगों का ओपिनियन मेरे लिए मैटर करता है या नहीं करता। और विद रिस्पेक्ट टू, अगर आप थिंकिंग देखोगे, अगर मैं इसको सोचती कि लोगों का क्या है, हो सकता है कि मैं किसी को नहीं अच्छी लगूँ, लेकिन क्या इस ड्रेस में मैं पहन के, इस ड्रेस को मैं पहन के खुद को अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। अगर मैं ऐसा सोचती हूँ तो एक तरीके से मेरी थिंकिंग दिखाता है। क्या दिखाएगा, ये मेरे कॉन्फिडेंस दिखाएगा, ये मेरे हाई मोरल दिखाएगा कि मैं किसी और से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही इतनी जल्दी। ये इन सब चीज़ों को दिखाता है। देन एक आता है जजिंग एंड द परसेविंग। जजिंग इन द सेंस कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है ना, मैं उस हिसाब से लोगों को ट्रीट करने की कोशिश करी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मैंने जितना पढ़ा है, मेरे पास जितना एक्सपीरियंस है, मैं उस हिसाब से सामने वाले की सिचुएशन को जज करने की कोशिश करी, मैं उसका ओपिनियन दे दूँ। लेकिन परसेविंग द सेंस कि मुझे ऐसा लगता है कि इस सिचुएशन में तो ऐसा ही होना चाहिए, मैं परसीव करूँ कि ऐसा ही होना चाहिए, और इसने ऐसा किया है तो बहुत अच्छा किया है, इसने ऐसा नहीं किया तो बहुत अच्छा नहीं किया। तो एक तरीके से क्या दिखाएगा, ये ओपिनियटेड हमारा पर्सपेक्टिव दिखाता है कि हम सिर्फ ओपिनियन दे रहे हैं, क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, जजिंग कर रहे हैं लोगों की। हो सकता है वो सामने वाले के लिए अच्छा भी रहे, हो सकता है कि सामने वाले के लिए खराब भी रहे, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग जजिंग को एज ए कंस्ट्रक्टिव लेते हैं, जिसकी वजह से वो ओपन रहते हैं और चेंजेस करते हैं। लेकिन कुछ कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव लेते हैं, और जिसकी वजह से उनके रिलेशन तो खराब होते ही होते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ भी उनकी खराब होने लगती है। तो मुझे आशा है कि मैंने आपको ये दोनों ही फ्रेमवर्क बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दिए होंगे कि हमें कैसे इसको डील करना है। कभी कभी क्या होता है कि हमसे कोई पर्टिकुलर इन दोनों में से किसी एक फ्रेमवर्क का नाम पूछ लेते हैं, और पूछते हैं कि इस फ्रेमवर्क को ये क्या समझाना चाहता है, इसके ये क्या क्या इंडिकेटर है, लाइक क्या क्या हमारे पिलर्स हैं, जैसे कि मैंने 5 बताए पिछले वाले के अंदर, इसके अंदर जैसे 4 हैं। और अगर ये व्यक्ति हम ये करते हैं, या फिर ऑर्गेनाइजेशन इन सब का ध्यान करता है, तो ये उनको क्या चीज़ के लिए बेनिफिट करेंगे। ठीक है, इस सेंस में हमसे सवाल पूछता है, या फिर कोई सिचुएशन देखिए हमसे पूछता है कि इसके अंदर हमारा कौन सा इंडिकेटर डोमिनेट कर रहा है, हमसे ऐसे करके सवाल पूछे जाते हैं। देन मैं आपको इससे पूछने की कोशिश करती हूँ कि हम पर्सनैलिटी को पढ़े ही क्यों, हमें क्या ज़रूरत है इस पर्सनैलिटी को। इतना ऐसा तो अपने कुछ नहीं है कि हमारी बहुत टेक्निकल या फिर हमारी बहुत स्किल हमारी बढ़ाता है, ऐसी कोई नॉलेज है, हम इसको क्यों पढ़ें, कि हमें क्यों पढ़ना चाहिए पर्सनैलिटी के टॉपिक को। तो एक तरीके से ये क्या करता है, ये हमें बेटर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, अगर मैं एचआर के एग्जाम्पल है एचआर के परस्पेक्टिव से पढ़ती हूँ, तो एक तरीके से क्या करेगा,
ये मेरा अंडरस्टैंडिंग का ब्रॉड करेगा, चंदन करेगा कि मैं रिक्रूटमेंट जो कर रही हूँ, मैं जिस भी व्यक्ति का सिलेक्शन कर रही हूँ या फिर मैं उनको मतलब सेलेक्ट कर रही हूँ कि ये इस रोल के लिए फिट हो सकते हैं, तो क्या वो पर्सनैलिटी जो भी हमने रोल असाइन किया है वो ठीक रहेगी, उसके साथ अलाइन करती है या नहीं करती। मैंने फिर सेकंड लिखा है कि राइट पर्सन एट द राइट जॉब। इसका मतलब क्या है कि हमें पता है हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर हम यही काम करते हैं कि सही व्यक्ति सही जगह पे होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं उस व्यक्ति के बारे में समझ नहीं पाऊंगी वो किस पर्सनैलिटी का है, उसका पर्सपेक्टिव कैसा है, उसकी डिसीजन मेकिंग कैसी है, वो किस तरीके से बिहेव करता है, कैसे सोचता है, तो मैं ये नहीं इंश्योर कर पाऊंगी कि जिस भी रोल के लिए मैं उसे देख रही हूँ तो क्या वो व्यक्ति उस रोल को निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, कितने अच्छे से निभा पाएगा। ये सारे चैलेंजेस है, तो इसलिए ये बहुत ईजी है और ये बहुत हेल्पफुल है। अगर आप जितने बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो बेसिकली वो ये छोटे छोटे से हमें ट्रेड्स लग रहे हैं कि इतनी छोटी सी तो बात है, लेकिन वो इन चीज़ों का बहुत ध्यान देते हैं। देन नेक्स्ट आता है टीम बिल्डिंग, इन द सेंस कि कुछ लोग तो टीम में ऐसे भी होते हैं कि बहुत ओपन होते हैं अपने आइडियाज शेयर करने के लिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको लगता है कि अगर हम अपनी बात बताएंगे तो ये कॉपी कर लेगा, या फिर उनके पास अपने पहले से ही बायसेस हैं। लाइक उनको हम कह नहीं रहे हैं, लेकिन उनके बायसेस हैं, उनके पास पहले उनके एक्सपीरियंस ऐसे हैं, इस वजह से हो सकता है कि वो क्रिएट हो गए हों। तो टीम के अंदर हमारे पास सभी प्रकार के लोग होंगे और ऐसी टीम बहुत ज़्यादा विन करती है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट पर्सपेक्टिव के लोग हों। क्योंकि अगर हमने सारे ही ओपन फीडबैक वाले लोगों को बना दिया और कि लोगों की टीम बना दी तो हम तो किसी भी डिसीजन पे आ ही नहीं पाएंगे। अगर हमने सारे ऐसे लोगों को बनाते हैं जो कि एक दूसरे को डाउट ही कर रहे होते हैं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है, तो हम तो किसी भी डाउट नहीं मतलब विश्वास नहीं कर पाएंगे और कोई भी डिसीजन नहीं ले पाएंगे, तो वो तो हमारा बहुत टाइम खर्च करेगा। इसलिए हम टीम बिल्डिंग की बात करते हैं, उसके अंदर हमारे डाइवर्स पर्सपेक्टिव के लोग होते हैं। देन नेक्स्ट आता है डिजाइनिंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन एंड रिटेंशन। अब हमने किसी व्यक्ति की अगर हमने पर्सनैलिटी समझ ली तो उसके अंदर से हमें क्या समझ आ रहा है कि हम उसको ये ध्यान कर पा रहे हैं कि व्यक्ति किस 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 चीज़ों की वजह से उसको क्या अच्छा लगता है उसको। फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि जो कंपेंसेशन या फिर इन द सेंस की जो रिवॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन देती है किसी व्यक्ति की नीड ऐसी हो कि उसको मनी के फॉर्म में चाहिए, उसकी एक्स्ट्रा इनकम की उसको नीड है, तो वो अगर ऑर्गेनाइजेशन उस सेंस में देगी तो उसके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अगर हम वो किसी गुड्स के फॉर्म में उनको रिवॉर्ड देते हैं तो उसके लिए कम है। तो एक तरीके से हमें ये पता चल पाएगा उसकी पर्सनैलिटी से, उसकी बातों से, हम उसका तरीके से या फिर उसके काम करने के तरीके से हमें ये पता चल पाएगा कि वो एक तरीके से उसकी मोटिवेशन का सोर्स क्या है, उसको नीड क्या है, या फिर रिटेंशन स्ट्रेटेजी। रिटेंशन के अंदर मैंने आपको पहले भी शायद लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि रिटेंशन का मतलब होता है कि हम कितने टाइम तक एक एम्प्लॉय को रख पा रहे हैं अपना ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, कि वो व्यक्ति छोड़ के नहीं जा रहा है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैच्ड है, ठीक है, हमारे साथ काम कर रहा है। उस सेंस में हम कहते हैं हम ये वाली स्ट्रेटजीज डिजाइन कर पाएंगे। अगर हमें लगता है कि इस व्यक्ति की पर्सनैलिटी ऐसी है कि ये कंपेयर करता है या फिर ऐसी है कि ये लीडरशिप रोल के लिए बहुत ज़्यादा फीजिबल है हमारे लिए और हमें इसकी जरूरत होगी, तो हम कुछ ना कुछ इंसेंटिव या फिर रीइंफोर्समेंट स्ट्रेटजीज के थ्रू उसको हम यहाँ पे रोक के रखने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट आता है इंश्योर करना ऑर्गेनाइजेशन कल्चर अलाइनमेंट हो पाए। हो सकता है कि किसी किसी व्यक्ति के लिए उसकी पर्सनल वैल्यू ज़्यादा मैटर करती है विद रिस्पेक्ट टू प्रोफेशनल वैल्यूज़। तो अब हमें पर्सनल वैल्यू में आप हो सकता है आप इमोशनल डिसीजन ले पाओ, लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाओगे तो आपको रैशनली डिसीजन लेने पड़ेंगे। तो वो क्या दिखाता है कि एक तरीके से कंट्रास्ट दिखा रहा है कि अगर आप इमोशनली होकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजन लोगे तो एक वो क्या हमारी जो नीड है वो क्या सेटिस्फाई कर पाएगा, वो हमारी नीड को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा और वो बहुत ज़्यादा कंट्रास्ट भी लेकर आएगा, ठीक है। देन ये एक तरीके से हमारा अलाइनमेंट इंश्योर करने की कोशिश करता है। देन नेक्स्ट आता है कि कौन कौन से चैलेंजेस है जो कि हम फेस करते हैं जनरली जब हम पर्सनैलिटी को पढ़ते हैं। तो हमने बहुत बार देखा है कि किस बहुत पर्सनैलिटी बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लाइक ये बहुत चेंजेस होती रहती है ओवर टाइम और सिचुएशनल की वजह से इन्फ्लुएंस होती है। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं हूँ, अब मैं मेरी पर्सनैलिटी है बहुत हंसमुख हूँ और मैं बहुत काम हूँ, लेकिन मैं कभी कभी कुछ ऐसी सिचुएशन आती है कि जब मुझे गुस्सा भी आ जाता है या मैं फ्रस्ट्रेट भी हो जाती हूँ। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो सिचुएशन इतनी खराब है या फिर इतनी एडवर्स सिचुएशन हो जाती है कि मैं किसी से बात भी करना पसंद नहीं करती, मैं अपने दोस्तों से भी बात नहीं करना पसंद करती। तो उसको देख के क्या समझाता है कि कोई क्या समझे कि मैं फ्रेंडली हूँ या फिर मैं फ्रस्ट्रेटेड रहती हूँ या फिर मैं गुस्सा करती हूँ। तो एक तरीके से कॉम्प्लेक्स है वो, हमारी डाइवर्स चीजें हम बता रहा है कि ये किसी एक सिंगल सेगमेंट पे नहीं लेके जा रहा। बायसेस हो सकते हैं इन पर्सनैलिटी इन द सेंस कि हम जैसे पले बड़े हैं, हमारी एजुकेशन जैसे हुई है, उस सेंस में दिखाता है कि हमारे क्या क्या बायसेस हैं, हमारी क्या क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम इम्पैक्ट होते हैं। लाइक हम हो सकता है कि किसी किसी की पर्सनैलिटी ऐसी हो कि उसको बताया ही ऐसा गया हो कि नहीं ये चीज़ ऐसी ही होती है, अगर हम इसमें चेंज करते हैं तो इसकी वजह से हमें पनिश किया जाता है बाय गॉड। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि इसको आप गलत मत लेना, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर आप चीटिंग करोगे तो वो अच्छा है, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा, आपको इमरजेंसी में कुछ भी करना है, एक्स वाई जेड कुछ भी रीज़न हो सकता है,
तो एक तरीके से वो बायसेस दिखा रहा है। या फिर हो सकता है कि हम इसको एज अ एम्प्लॉय की लेबलिंग के लिए, अगर मुझे लगता, अगर कभी कभी हो सकता है कि मुझे कोई लेके ये समझे कि ये तो हमेशा एक तरीके से बायसेस डिसीजन देती है, तो जब भी ओपिनियन लेने की जरूरत पड़ेगी या फिर जब भी डिसीजन मेकिंग की बात आएगी, इस पर्सपेक्टिव की वजह से, इस लेवल की वजह से, वो हो सकता है कि मुझसे बात ही ना करे, वो मुझसे पूछे ही ना कि क्या कहते हैं ज़रूरत क्या है या फिर आपका ओपिनियन क्या है। तो एक तरीके से वो लेबलिंग है और एम्प्लॉयज़ की इंक्लूसिव डेवलपमेंट या फिर इंक्लूसिविटी को इंश्योर नहीं करता है ऑर्गेनाइजेशन की डिसीजन मेकिंग के अंदर। और अगर हम ओवर रिलायंस कर लेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर, तो इसका मतलब क्या समझ आ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ओवर रिलायंस करते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर। तो हमें तो हम सबको पता है, अगर हम किसी इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं तो हम पढ़ के जाते हैं कि रिक्रूटर किस प्रकार का हमसे जवाब सुनने की कोशिश करता है, वो किस प्रकार से हमसे चाहता है कि हम उसको डील करें, हम उसको कैसे जवाब दें। तो हम पहले से ही समझ के जाते हैं, तो इसकी वजह से हमारी कोई ट्रू पर्सनैलिटी तो नहीं आ रही ना वहाँ पे। और हम तो वहाँ पे अच्छे अच्छे ही जो चेक बॉक्स होते हैं उसके अंदर टिक करेंगे। तो हो सकता है अगर हमने ज़्यादा रिलायंस किया इस पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर, rather than focusing on our practical exposure and the experience, तो वो एक तरीके से हमें नेगेटिव भी डिसीजन दे सकता है, कि नेगेटिव में भी रिजल्ट दे सकता है कि किस प्रकार से होता है या फिर नहीं होता। इसके एक तो पॉइंट्स बचे हैं जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, मैंने इसलिए इसको इतना ही रखा है। आपका जैसे भी फीडबैक हो आप ज़रूर कमेंट में बताना, और जहाँ पे भी आपको डाउट आता है, अगर आपको इस सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है या फिर आपको मैनेजमेंट के या फिर किसी भी और सब्जेक्ट से रिलेटेड आता है, आप मुझे बात कर सकते हैं। अगर किसी और डोमेन से रिलेटेड भी आता है, जॉब से या फिर किसी भी चीज़ से, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरी ईमेल, लिंक्डइन आईडी और मैंने इंस्टा अकाउंट मेंशन किया हुआ है, आप मुझसे वहाँ पे कनेक्ट कर लीजिए।